साधना जी जब हीर को श्लोक के कमरे में छोड़कर बाहर निकल गई, उसके बाद हीर ने अच्छी तरह से कमरे को देखा तो यह एक बड़ा सा लेकिन सिंपल सा रूम था। पूरे कमरे में सफ़ेद रंग का पेंट किया हुआ, कमरे के बीच में एक किंग साइज बेड लगा हुआ था और उसके पीछे श्लोक की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी जिसमें वो बेहद स्मार्ट दिख रहा था। इसी कमरे में एक साइड ओपन बालकनी बनी हुई थी। उसके अलावा 3 दरवाजे और भी थे जिनके पीछे क्या है यह देखने के लिए हीर आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि उसे श्लोक की किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो वो क्यों कुछ देखे। इधर कमरे के बाहर खड़े हुए श्लोक ने खुद को कमरे के अंदर जाने के लिए तैयार किया और दरवाजे का हैंडल घुमा दिया। दरवाजे पर हुई आवाज़ सुनकर हीर मुड़ गई तो देखा कि श्लोक कमरे में आया है और अब वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर रहा है। तो वो ज़ोर से बोली, ये दरवाज़ा क्यों लॉक कर रहे हैं आप? उसके इस तरह से बोलने से श्लोक भी चौंक गया। श्लोक, रात में दरवाज़ा लॉक करके ही सोया जाता है, आई थिंक। हीर, हाँ, लेकिन अभी कोई नहीं सो रहा है यहाँ, तो दरवाज़ा लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। श्लोक, ये मेरा कमरा है और यहाँ मेरे ही रूल्स चलते हैं। मुझे अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, इसलिए अब चुप रहो थोड़ी देर। उसकी इस बात को सुनकर अब हीर घबरा गई। उसने मन में सोचा, जैसे जबरन शादी की है मुझसे, कहीं वैसे ही मुझे जबरन हासिल तो नहीं करना चाहता है ये पागल। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। श्लोक अब आगे की ओर बढ़ रहा था तो हीर जोर से बोली, आगे बढ़ने की सोचना भी मत, वरना आप मुझे जानते नहीं हैं। हॉस्पिटल में मजबूर थी तो आपने मुझे धमकी देकर ज़बरदस्ती शादी कर ली, लेकिन खुद के साथ ज़बरदस्ती नहीं होने दूंगी मैं। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैं क्यों करूँगा तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती। श्लोक झुंझला गया, क्योंकि मैं आपके गलत इरादों को अच्छी तरह से भांप चुकी हूँ। एक लड़की ने छोड़ दिया तो उसका बदला लेने के लिए मुझसे शादी कर ली। जबरन शादी की, वैसे ही जबरन हासिल करना चाहते हैं आप मुझे, जैसे उस दिन पार्क में की थी ज़बरदस्ती। हीर ने श्लोक पर फिर से इल्ज़ाम लगा दिए जो श्लोक की बर्दाश्त से बाहर थे। बकवास बंद करो अपनी। दैट वॉज जस्ट ए किस। उसको ज़बरदस्ती करना नहीं बोलते। और रही बात हासिल करने की, तो अब बीवी हो तो मेरी, हक है मेरा तुम पर। लेकिन मैं इतना गिरा हुआ आदमी नहीं कि किसी लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ हासिल करूं। अगर ऐसा करना होता ना तो अब भी कर सकता हूं। तुम चिल्लाती रह जाओगी, कोई नहीं आएगा बचाने, क्योंकि ये रूम साउंड प्रूफ है। यहाँ से आवाज़ बाहर नहीं जाती, समझी? हाँ, उस दिन गुस्से में कर दिया था तुमको किस, तुम्हारी मर्जी के बगैर, जिसके लिए बाद में बहुत गिल्ट भी फील हुआ था मुझे। लेकिन आज के तुम्हारे मिजाज देख कर लगता है कि जो किया सही किया। अब कोई अफसोस नहीं है मुझे। आज भी तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था और गुस्से में आकर ले तो आया था तुमको शादी के लिए, लेकिन शादी नहीं करता मैं अगर तुम दादू की पसंद ना होती। सोचा था सबको बोल दूंगा कि गलती से किसी और को ले आया हूँ, लेकिन तुम तो पहले से ही सबकी फेवरेट बनकर घूम रही थी, इसलिए करनी पड़ी मजबूरी में शादी, अपने दादू की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए। और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, मेरे दादू अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में हैं। जब तक वो जिंदा हैं उनके सामने हम दोनों एक कपल की तरह ही पेश आएंगे। मैं नहीं चाहता कि उनको सच्चाई पता चले और अब उनका दिल टूटे। तब तक बाकी घर वालों के आगे भी यही ड्रामा करेंगे हम, लेकिन इस कमरे में 2 अजनबी से ज़्यादा कुछ नहीं है हम। तुम्हें नहीं छूऊंगा अकेले में, ये वादा है मेरा। श्लोक ने अपनी बात हीर के आगे रख दी और बिना उसकी बात सुने आगे बढ़ गया और उन 3 दरवाजों में से एक दरवाज़ा खोलकर उसमें घुस गया। हीर अब तक वहीं खड़ी हुई थी। उसके कानों में श्लोक के कहे हुए शब्द घूम रहे थे। वो सोचने लगी कि श्लोक की भी अपनी मजबूरी रही होगी, वरना वो क्यों एक अनजान लड़की से शादी करता। और जिस हिसाब से इस घर की शानो शौकत है और श्लोक खुद भी इतना स्मार्ट है, कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी। तो देखा जाए तो श्लोक ने हीर से शादी सिर्फ अपने दादू के कारण ही की है। अब उसे थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा था। श्लोक जहाँ गया था वो ड्रेसिंग रूम से अटैच बाथरूम था, जिसमें एक साइड एक बड़ी सी अलमारी थी। श्लोक ने अपने कपड़े निकाले और सीधा बाथरूम में घुस गया। उसने शावर चला रखा था और खुद उसके नीचे खड़ा होकर भीगता रहा। उसके कानों में भी हीर के बोले हुए शब्द घूम रहे थे। मैं आपके गलत इरादों को अच्छी तरह से भांप चुकी हूँ। एक लड़की ने छोड़ दिया तो उसका बदला लेने के लिए मुझसे शादी कर ली। जबरन शादी की, वैसे ही जबरन हासिल करना चाहते हैं
आप मुझे जैसे उस दिन पार्क में की थी जबरदस्ती। उसने सावर बंद कर दिया और दीवार पर एक तेज मुक्का मारा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो हीर की नज़रों में हर बार गिर जाता है। आज उसका श्लोक से डरना लाजमी था, क्योंकि जिस तरह श्लोक ने उसे शादी के लिए मजबूर किया था, उसे हीर को यही लगना था कि श्लोक अब उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा। और यह बात श्लोक भी समझ रहा था, लेकिन अपनी बात रखने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता था। अब हीर की मर्जी है, वो श्लोक की बात और मजबूरी को समझना चाहती है या नहीं। नहाने के बाद उसने कपड़े पहने और फिर से कमरे में आ गया। हीर जो श्लोक का इंतजार करते हुए कमरे में रखे सोफे पर बैठी हुई थी और उसे वहीं बैठे हुए ही नींद आ गई थी, क्योंकि आज की भाग दौड़ में वो काफ़ी थक चुकी थी। उसे सोफे पर सोते हुए देखकर श्लोक उसके पास आया और उसके कंधे पर हल्का सा हाथ लगाकर उसे जगाने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हीर सोफे पर सोए। काफ़ी बार जगाने पर भी हीर नहीं जागी तो श्लोक खुद से ही बोला, कुंभकर्ण के खानदान की लगती है, ऐसे कौन सोता है। कुछ देर सोचने के बाद आखिर में श्लोक को एक ही रास्ता नजर आया और वो था हीर को उठाकर बेड पर सुलाने का। इसलिए उसने हीर को अपनी बाहों में उठा लिया और उसी वक्त हीर की आंख खुल गई। जब उसने खुद को श्लोक की बाहों में पाया तो वो गुस्से से बोली, उतारो मुझे नीचे। अभी अभी वादा करके गए थे इस कमरे में मुझे हाथ नहीं लगाएंगे आप, और अभी ये क्या समझूं मैं इसे। श्लोक ने उसे बेड पर पटकते हुए कहा, शौक नहीं है मुझे तुम्हें गोद में उठाकर घूमने का। सोफे पर सो रही थी इसलिए सोचा बेड पर सुला दूं, तो उठा लिया तुमको। आप मुझे जगा भी तो सकते थे। हीर बोली, 10 बार जगाया था, लेकिन मजाल है तुम हिल भी जाओ, गोद में उठाते ही जाग गई। कहीं वो सब नाटक तो नहीं था ताकि मेरी गोद में आ सको। आफ्टर ऑल श्लोक सैगल की बाहों में आने के लिए मरती हैं लड़कियां। श्लोक ने शरारत से कहा, मुझे भी शौक नहीं है आपकी बाहों में आऊं, मुझे भी बाहों में भरने के लिए तड़पते हैं लड़के। हीर ने भी उसी टोन में जवाब दिया, लेकिन हीर का जवाब सुनकर श्लोक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? ये तो फिलहाल वो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसने इस बात पर पलटकर अब हीर को कोई जवाब नहीं दिया। हीर अपने मन में सोच रही थी, कितना घमंड है इसको खुद पर, लेकिन मैं इसके आगे झुकने वाली नहीं। बड़ा या बोलने वाला की बहाना करके इसकी गोद में गई हूँ मैं। श्लोक अब बेड की दूसरी साइड आ गया तो हीर ने उसे घूर कर देखा तो श्लोक बोला, व्हाट, ऐसे क्या देख रही हो? तुमको क्या लगा कि मैं तुम्हें बेड पर सुलाकर खुद सोफे पर सोने जाऊंगा? नो वे, फिल्मी हीरो नहीं हूं मैं जो खुद सोफे पर सो जाए ताकि हीरोइन उसे गलत न समझे। प्रॉमिस किया है तुमसे तो दूर ही रहूंगा, लेकिन अपना बेड नहीं छोड़ने वाला। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुम जा सकती हो सोफे पर, और इस बार खुद ही जाना पड़ेगा, मैं नहीं उठाने वाला तुमको। इतना बोलकर उसने अपनी टी शर्ट उतार दी तो हीर ने अपना चेहरा ढक लिया और जोर से बोली, ही, कपड़े क्यों उतार रहे हो, बेशरम कहीं के। श्लोक, सिर्फ टी शर्ट उतारी है, इसे कपड़े उतारना नहीं कहते। कौन से ज़माने में जी कर आई हो तुम? हीर, मैं किसी भी ज़माने में जी रही हूँ, लेकिन आप क्यों उतार रहे हैं अपनी टी शर्ट? श्लोक, क्योंकि मैं ऐसे ही सोता हूँ, मुझे शर्टलेस सोने की आदत है। चेहरा क्यों ढका है तुमने? इतनी मस्त बॉडी बनाई है मैंने, लड़कियां तरसती हैं मुझे ऐसे देखने के लिए। हीर, हाँ तो वो आप ही की कैटेगरी की लड़कियां होंगी, बेशरम। लेकिन मैं नहीं हूँ वैसी। अब से इस कमरे में मेरे भी रूल्स चलेंगे, क्योंकि अब ये अकेले आपका कमरा नहीं है। मेरा भी उतना ही हक है इस पर, इस रूम पर। और मैं क्यों जाऊँ सोफे पर? मैं भी बेड पर ही सोऊंगी, बड़े आए सोफे पर भेजने वाले। चलिए टी शर्ट पहन लीजिए, मुझे अपनी आंखें भी खोलनी है। मुझे नहीं आदत ऐसे लड़कों को बिना शर्ट देखने की। श्लोक ने अपनी गर्दन हैरानी से हिलाई और मन मारकर टी शर्ट पहन ली। हीर ने तकिया उठाकर दोनों के बीच में लगा दिया और अपनी साइड लेट गई, जबकि श्लोक उसको ये सब करते हुए देख रहा था और मन में सोच रहा था और खुद को ही कोस रहा था। प्रॉमिस किया है इसको कि नहीं आऊँगा करीब, फिर भी भरोसा नहीं है। हद ही है, मुझे भी यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए। जब आंखें बंद करने पर सुकून की तलाश करता था तो इसका चेहरा नजर आता था, लेकिन आज पता चला है कि सुकून नहीं, मेरी जिंदगी की बेचैनी है ये लड़की। ये सब सोचते हुए श्लोक अपनी जगह पर लेट गया और नींद लेने की कोशिश करने लगा, जबकि दूसरी तरफ फिर अपनी सोच में डूबी हुई थी। आज शाम से जो भी उसके साथ हुआ वो एक रील की तरह उसके दिमाग में चलने लगा। चाचा चाची की साजिश का पता चलना, उसके बाद हीर का घर से भागना, राघव की माँ का उसे धुतकारना और गुंडों से बचने के लिए हॉस्पिटल में छुपना। बस वहीं से हीर की जिंदगी बदल गई।
उसे अचानक से राघव का ख्याल आने लगा कि अगर आज वो यहाँ होता तो हीर की शादी कभी श्लोक से ना हुई होती। वो राघव के पास जाती तो वो उससे शादी कर लेता और उसे बचा लेता। फिर ना उसे हॉस्पिटल में शरण लेनी पड़ती, न श्लोक से मुलाकात होती और ना ही ये शादी होती। अब हीर को राघव के उस बॉस पर गुस्सा आने लगा। वो मन में सोचने लगी, आज जो भी हुआ है ना, उसकी जड़ वो जल्लाद है। उसी ने राघव जी को मुझसे दूर कर दिया और आज मैं इस घमंडी सैगल की बीवी बन गई हूँ। कभी अगर वो अड़ियल जल्लाद मुझे मिल गया ना, तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी और श्राप भी दूंगी कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे दूर हो जाए और उसको भी किसी अनजान से शादी करनी पड़े। तब उसे पता चलेगा कि अपने प्यार से दूर होना क्या होता है। अब हीर को कौन बताए कि यह श्राप तो श्लोक को पहले ही मिल गया है। दूसरी तरफ बड़ा ठाकुर एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके साथ वाली कुर्सी पर उसका बेटा यानी कि छोटा ठाकुर बैठा हुआ था और उनके कदमों में नीरज और भवानी गिरकर रो रहे थे। वो दोनों उनसे सालू को छोड़ने की विनती करने आए थे। ठाकुर ने अपने आदमियों को इशारा किया तो उन्होंने आगे बढ़कर नीरज और भवानी को पकड़कर खड़ा कर दिया। तुम पर भरोसा किया था हमने और तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से वो लड़की आज हमारे हाथों से निकल गई। उसका मिलना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। वो हमारे बेटे की पसंद थी। फिर भी हमने तुम पर भरोसा करके उसे तुम्हारे घर में रहने दिया, लेकिन तुम लोग उसे संभाल नहीं पाए। आज शादी होने तक भी तुम नज़र नहीं रख पाए उस पर। बड़े ठाकुर ने गुस्से से भरी हुई आवाज़ में कहा। ठाकुर साहब, मैंने नज़र रखी थी उस लड़की पर, लेकिन वो न जाने कैसे भाग गई। मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी छोटे ठाकुर उसे अपने साथ ले आए हैं। उसे छोड़ दीजिए। मैं आपसे विनती करने आया हूँ यहाँ कि मैंने आपके लिए इतने सालों तक काम किया है, तो मेरे ऊपर रहम कीजिए और मेरी सालू को छोड़ दीजिए। नीरज ने रोते हुए कहा, तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हारी बेटी को मिलेगी। मैं नहीं मानता कि मेरे बेटे ने कुछ गलत किया है। तुम्हारी बेटी को उठाकर तुम उसकी पसंद की लड़की को लेकर आ जाओ और अपनी बेटी को ले जाओ, वरना मेरे बेटे के दिल को जो दर्द मिला है उसे निकालने के लिए उसे कोई तो चाहिए ही होगी ना। हीर ना सही तो सालू ही सही। अपना समय यहाँ बर्बाद करने से बेहतर है जाकर हीर को ढूंढो। बड़े ठाकुर ने दो टूक में जवाब देकर नीरज और भवानी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिल ही दिल में नीरज और भवानी भी सालू के लिए घबरा गए थे, क्योंकि वो छोटे ठाकुर की सन्नत को अच्छी तरह से जानते थे। भवानी का तो दिल बैठा जा रहा था कि अगर हीर न मिली तो छोटा ठाकुर उसकी बेटी को नोच खाएगा, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। जो गलत कर्म उन्होंने किए थे उसी का फल उन्हें भुगतना पड़ रहा था। मॉरिशस में राघव अपनी पैकिंग कर रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने हीर से जल्दी मिलने के लिए अपना सारा काम जल्दी निपटा लिया था और कल वो लौटने वाला था, जिसकी सूचना उसने किसी को भी नहीं दी थी, क्योंकि वो हीर को सरप्राइज देने वाला था। श्लोक को बिना शर्ट के सोने की आदत थी, जिस वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे बेचैनी हो रही थी और वो बार बार करवटें बदल रहा था। आखिरकार जब उसे नहीं रहा गया तो वो उठकर बैठ गया। उसने एक नज़र अपनी तरफ पीट करके सोती हुई हीर को देखा और मन में सोचा, खुद कितने आराम से और सुकून से सोई है ये तीखी मिर्ची, और यह मेरी नींद उड़ा रखी है, लेकिन मैं क्यों खुद को बदलूं इसके लिए। इतना सोचकर श्लोक ने अपनी टी शर्ट उतारकर साइड में रख दी और लेट गया। अब उसे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था और कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह श्लोक को अपने सीने पर भार महसूस हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली तो देखा हीर उसके सीने पर सिर टिकाए सो रही है और उसने अपना एक हाथ श्लोक के सीने पर ही रखा हुआ था। श्लोक का एक हाथ उसके कंधे को होल्ड किए हुए था। जैसे ही श्लोक ने हीर को खुद के इतने करीब देखा तो उसकी धड़कन बढ़ गई। वो हल्का सा हिला ताकि हीर से खुद को दूर कर सके, लेकिन हीर नींद में कसमसाने लगी तो श्लोक ने हिलना बंद कर दिया और झट से अपनी आंखें बंद कर लीं। फिलहाल श्लोक हीर को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहता था कि हीर उसे फिर से गलत समझे, इसलिए वो चुपचाप लेटा रहा। लेकिन उसे हीर के इतना करीब होने से अजीब सी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि आज तक उसने ना किसी को खुद के इतना नज़दीक आने दिया था और ना ही वो खुद किसी लड़की के इतने करीब गया था। कुछ देर बाद डोर नॉक हुआ, जिसकी आवाज़ सुनकर हीर की नींद टूटी, जबकि श्लोक अभी भी सोने का नाटक कर रहा था। जब हीर ने खुद को श्लोक के इतने करीब देखा तो वो घबरा गई और हड़बड़ी में उठने लगी, लेकिन उसके बाद
अभी तक श्लोक के हाथ के नीचे दबे हुए थे, इसलिए वो उठते ही श्लोक के सीने पर फिर से गिर गई और एक दर्द भरी आह उसके मुंह से निकल गई, जो कि बालों के खिंचने से हुई थी। इस सब के बाद श्लोक का आंखें बंद करना उसके झूठ को पकड़ा सकता था, इसलिए उसने भी अपने आंख खोल दी और उसकी नज़र सीधा हीर की नज़रों से जा मिली। हीर की बड़ी बड़ी आंखें जो दर्द की वजह से कभी बंद होती कभी खुल जाती। श्लोक का एक हाथ कब हीर की कमर पर पहुंच गया, उसे खुद पता नहीं चल पाया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और दोनों का ध्यान तब टूटा जब दरवाजा फिर से बजा। हीर ने उठने की फिर से कोशिश की, लेकिन कमबख्त बाल श्लोक की गिरफ्त से छूट नहीं पाए थे। अब तक श्लोक उसे लेकर पलट गया और उसके ऊपर आ गया। हीर को इस चीज की उम्मीद नहीं थी और श्लोक के इस एक्शन से वो घबरा गई और उसने अपने दोनों हाथ से श्लोक की चेस्ट को पुश कर दिया ताकि श्लोक को अपने ऊपर से हटा सके। लेकिन श्लोक जैसे मस्कुलर बॉडी वाले बंदे को हटा पाना नाजुक सी हीर के बस की बात नहीं थी। लेकिन हीर की ठंडी हथेलियों का स्पर्श जब श्लोक को अपने सीने पर महसूस हुआ तो वो सेंस में आ गया और झटके से हीर के ऊपर से उठकर खड़ा हो गया। हीर ने खुद को सही किया और उठकर दरवाजा खोलने गई, जबकि श्लोक बेड पर बैठ गया था। दरवाजे पर सुमन जी, जो कि चाय की ट्रे लेकर खड़ी हुई थी और चेहरे पर एक जबरदस्त मुस्कान सजा रखी थी उन्होंने, जिसे देखकर श्लोक को पता चल गया कि वो जरूर ये देखने आई है कि श्लोक और हीर एक नॉर्मल कपल है या नहीं, क्योंकि वो सुमन की रग रग से वाकिफ था। वो आज तक बिना मतलब के श्लोक के कमरे में कभी नहीं आई और श्लोक और हीर के रिश्ते पर शक वही कर सकती है, इसलिए श्लोक को सावधानी रखनी थी। श्लोक ने जानबूझकर अपनी टी शर्ट नहीं पहनी थी। बाकी हीर ने रात को लाते मार मार कर अपने और श्लोक के बीच में जो तकिया की दीवार बनाई थी उसे खुद ही गिरा दिया था, जो अभी बेड के चारों ओर फैले हुए थे। सुमन ने दरवाजे से ही कमरे का जायजा ले लिया था और फिलहाल तो वो शक कर ही नहीं सकती थी, बल्कि श्लोक और उसके कमरे को देखकर वो खुद ही शक पका गई थी और चाय की ट्रे हीर को पकड़ाकर बोली, सॉरी बेटा, मैं आप लोगों को इतनी जल्दी नहीं डिस्टर्ब करती। समझ सकती हूँ थक गए होगे आप दोनों, लेकिन कुछ रस्में अभी बाकी हैं बेटा, तो नहा धोकर रेडी हो जाओ, फिर नीचे आ जाना। हीर ने मुड़कर श्लोक की ओर देखा तो वो अभी तक बिना टी शर्ट के ही बैठा हुआ था, जिसे देखकर हीर सुमन की बात का मतलब समझते हुए शर्मिंदा हो गई। सुमन चली गई थी और अब हीर चाय की ट्रे लेकर कमरे में श्लोक की ओर बढ़ रही थी। यह नज़ारा श्लोक की नज़रों में बस गया था, जहाँ गुलाबी रंग के सूट में खुले बाल, बालों के बीच में सिंदूर से भरी हुई मांग, हाथों में मेहंदी और भरी भरी चूड़ियां पहने हुए हीर उसकी तरफ चाय लेकर आ रही थी। उसने कभी ऐसी सुबह की कल्पना भी नहीं की थी, जो कि उसे बेहद हसीन लग रहा था। लेकिन जल्दी उसकी यह हसीन सुबह का कवाड़ा हीर ने कर दिया, जब वो गुस्से से भरकर श्लोक से बोली, सच में शर्म बेच खाई है ना आपने? हद ही है बेशर्मी की। मैंने कल रात को आपसे कहा था कि बिना टी शर्ट नहीं रह सकते अब आप, लेकिन आप तो बहुत ही ढीठ हैं। उतार ही दिया आखिर टी शर्ट, और चलो उतारी तो उतारी, अब तो वापस पहन सकते थे ना, लेकिन नहीं, बैठ गए बेशर्मों की तरह कपड़े खोल कर बेड पर। माँ क्या सोचेंगी हमारे बारे में, इसका ख्याल नहीं आया आपको? मैं किस मुंह से जाऊंगी उनके सामने अब? बोलिए, जवाब दीजिए। अरे, तो मुझे बोलने का मौका दोगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। मुझे घुटन होती है शर्ट पहनकर सोने में, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुमको वो आदत डाल लेनी चाहिए इसकी। और रही बात मेरे इस तरह बैठने की, तो घर वालों को दिखाने के लिए बैठा हुआ था कि सब नॉर्मल है हमारे बीच, और इसी मुंह से जाना मिसेस सहगल के सामने। श्लोक ने हीर के सवालों का जवाब दिया। वो अपनी जगह से उठकर नहाने के लिए चला गया, लेकिन जा नहीं पाया क्योंकि हीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, ये क्या बात हुई? आपसे एक बात मानने को बोला, वो भी नहीं मान सकते हैं आप? आप बेशरम है, मैं नहीं हूँ। और तो और सुबह सुबह ये सब क्यों दिखाना है सबको कि हमारे बीच? हीर चुप हो गई थी बोलते बोलते। तो श्लोक बोला, चुप क्यों हो गई? अब बोलो ना, क्या है हमारे बीच? दिखाना जरूरी था इसलिए बैठा हुआ था, वरना मुझे शौक नहीं ऐसे रहने का। और मुझे बेशरम बोले जा रही हो तब से, तो खुद की सुबह की हरकत को क्या बोलोगी? श्लोक ने हीर को उसकी सुबह की हरकत को लेकर जवाब मांगा था, क्योंकि हीर उसे बार बार बेशरम बोले जा रही थी। हीर ने श्लोक को देखा और बोली, क्या मतलब है आपका? श्लोक, मतलब यह है कि सुबह तुम मेरे पास कैसे आ गई? मुझे बेशर्मी का टैग दे रही हो तो पहले खुद को देखो। रात को बीच में तकिया लगाकर दीवार बनाती हो,
और सुबह उसी दीवार को तोड़कर मेरे सीने पर सो जाती हो। क्या बोलूं मैं इसे? मेरे करीब आने के बहाने या तुम्हारी बेशर्मी? हीर, वो नींद में गलती से आपके करीब आ गई थी, तो उसे कुछ और मतलब मत दीजिए। मुझे आपके करीब आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके करीब जाना चाहती थी उसके करीब जाने का मौका ही नहीं दिया किस्मत ने, तो अब किसी और के करीब जाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। इतना बोलकर हीर ने अपनी पीठ फेर ली श्लोक की ओर, क्योंकि उसे अचानक से राघव की याद आ गई थी और उसकी आंखों में नमी आ गई थी, जिसे वो श्लोक से छुपाना चाहती थी। लेकिन चुभन श्लोक के सीने में भी हुई कि हीर किसी और के करीब जाना चाहती थी, मतलब कि वो किसी और को चाहती है। वो अब बिना कुछ बोले बाथरूम की ओर बढ़ गया और अंदर जाकर दरवाजे से टिक गया और सोचने लगा। हॉस्पिटल में भी दादू ने कहा था कि हीर किसी और से प्यार करती थी, और अब सबको लगता है कि हीर का वो प्यार श्लोक था, लेकिन हकीकत में तो हीर सच में किसी को चाहती है। तो फिर हीर की शादी किससे हो रही थी? जरूर घर वाले किसी और लड़के से जबरन शादी करवा रहे होंगे, लेकिन फिर हीर शादी से भागकर अपने बॉयफ्रेंड के पास क्यों नहीं गई? चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ देर बाद श्लोक रेडी होकर बाहर निकल आया तो उसने हीर से कहा, अब तुम नहा सकती हो। हीर, कपड़े नहीं है मेरे पास। श्लोक, 5 मिनट रुको। श्लोक अपने फोन से कॉल लगा देता है अपने डिजाइनर को और हीर के लिए कपड़े लाने को बोलता है। जैसे ही श्लोक फोन रखता है, उनके कमरे का दरवाजा एक बार फिर से बजता है। श्लोक दरवाजा खोलता है तो सुमन खड़ी होती है और साथ ही में एक मैट खड़ी होती है जिसके हाथ में कुछ बॉक्स होते हैं। श्लोक उन्हें अंदर आने का रास्ता देता है और खुद भी वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि फिलहाल उसे हीर को सुमन के साथ अकेले छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। सुमन, हीर बेटा, अभी नहाकर ये कपड़े पहन लेना और साथ में कुछ ज्वेलरी भी है तो वो भी पहन लेना। उसके बाद तुम दोनों को आगे की रस्में भी करनी है। हीर, जी माँ, मैं बस थोड़ी ही देर में रेडी होकर आती हूँ। सुमन चली गई थी और हीर ने अब कपड़े ले लिए थे और वो अपने सामने बने तीनों दरवाजों को घूर रही थी कि इनमें से कौन सा दरवाजा बाथरूम का है। तो श्लोक ने आगे बढ़कर बीच वाला दरवाजा खोल दिया और हीर अंदर चली गई थी। बाहर श्लोक सोफे पर बैठा हुआ था और उसने अब गौर किया था कि कमरा बिल्कुल पहले की तरह सेट है। रात के गिरे हुए तकिए वापस अपनी जगह सेट कर दिए गए हैं। वो समझ गया था कि यह सब हीर ने किया है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हीर ने आज तक इतना बड़ा ड्रेसिंग एरिया और बाथरूम नहीं देखा था। उसके लिए यह नई चीज थी, क्योंकि वो एक साधारण परिवार की लड़की थी और यहाँ सब अमीर लोगों के रहन सहन वाली सुख सुविधाओं से लैस चीज़ें थीं, जो शायद आम लोगों के लिए सुविधा कम और दुविधा ज़्यादा थी। खैर, वो नहाकर सुमन के लाए हुए कपड़े पहन चुकी थी, जिसमें एक लाल रंग की बेहद भारी लेकिन खूबसूरत साड़ी थी और उसके मैचिंग की ही ज्वेलरी थी। वो सब कुछ पहनकर रेडी हो गई थी और जैसे ही ड्रेसिंग एरिया से बाहर अपने कमरे में आई तो श्लोक उससे अपनी नज़रें नहीं हटा सका। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और हीर को ही देख रहा था। हीर को श्लोक का यूं उसे देखना अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो करती भी क्या, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रही। अचानक से श्लोक का फोन बजने लगा और उसका ध्यान टूटा। अब वो खुद थोड़ा शर्मिंदा हो गया और फोन कान पर लगाकर उन तीनों दरवाजों में से एक दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला गया। यह श्लोक का स्टडी रूम था, जो उसके रूम से ही अटैच था। श्लोक ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें एक फ़ोटो भेजी है अभी। नाम है हीर। इसके बारे में मुझे आज दोपहर तक सारी डिटेल्स चाहिए। जो भी पता चल सकता है वो सब दोपहर तक मुझे तुम रिपोर्ट बना कर दोगे। इतना बोलकर श्लोक फ़ोन काट देता है और खुद से ही कहता है, तू पागल हो गया है क्या श्लोक? जब भी ये लड़की तेरे सामने आती है तू किसी ठरकी के जैसे उसे ताड़ने लगता है। क्या सोचेगी वो तेरे बारे में? पहले से ही उसके सामने तेरी इमेज कुछ खास नहीं है, तो तू क्यों बहक जाता है हर बार? जैसे पहले स्ट्रांग था लड़कियों के मामले में, वैसे ही स्ट्रांग रहे। इधर अयान ने श्लोक के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आ गया। जब उसने अपने सामने तैयार खड़ी हुई हीर को देखा तो जल्दी से उसके पास आ गया और उससे बोला, मिस हीर, आपको मिसेस सहगल बनने की बहुत बहुत बधाई हो। मुझे तो लगा था कि भाई की लाइफ में आपको लाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन देखो ना, आप तो पहले से ही भाई की लाइफ में सेट हो रखी थी।
हीर उसकी बात सुनकर चौंक गई और बोली, क्या मतलब? अयान, मतलब यह कि जिस दिन आपको पहली बार देखा था तो मेरे माइंड में अपने आप एक इमेज आई जिसमें आप और भाई एक साथ दिखे मुझे। मैं आपको अपनी भाभी बनाना चाहता था, इसलिए आपसे दोस्ती कर रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप पहले से ही भाई से प्यार करती हो। कुल मिलाकर आई एम सो हैप्पी। इतना बोलकर अयान ने हीर को अपनी गोद में उठा लिया और एक राउंड घुमा दिया। दूसरी तरफ खुद को समझाकर श्लोक जैसे ही कमरे में वापस आया तो अपने सामने अयान और हीर को ऐसे देखकर हैरान रह गया। उसके दिमाग में हीर की रात की कही हुई बात घूम गई। मुझे भी शौक नहीं है आपकी बाहों में आऊं। मुझे भी बाहों में भरने के लिए तड़पते हैं लड़के। श्लोक जब अपने कमरे में वापस आया तो अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। जहां अयान ने हीर को अपनी गोद में उठा रखा था। जब अयान ने श्लोक को अपने सामने देखा तो हीर को नीचे उतार दिया और बोला, वो भाई, मैं आप लोगों को बुलाने आया था और मिस हीर, भाभी को शादी की बधाई दे रहा था। हीर तो खुद शर्मिंदा हो गई थी। उसे अयान पर गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसे कैसे हीर को अपनी गोद में उठा लिया। वो मन में सोच रही थी, ये दोनों भाई पागल ही हैं। लड़की क्या चाहती है इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। जब देखो अपनी मर्जी चलाते रहते हैं। अब इस अयान को क्या ज़रूरत थी मुझे गोद में उठाने की। लेकिन नहीं, इसको तो ऐसे ही बधाई देनी थी। अब ये घमंडी सैगल फिर से मुझे चार बातें सुनाएगा। इधर अयान की बात सुनकर श्लोक कुछ भी नहीं बोला और कमरे से बाहर चला गया। अयान भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गया और फिर हीर को भी नीचे ही जाना था, इसलिए वो भी कमरे से बाहर आ गई। कल रात को तो उसने गौर नहीं किया था, लेकिन अब उसने देखा कि यह बहुत शानदार बंगला था जिसमें बहुत सारे कमरे थे और बेहद खूबसूरती से सजाया हुआ और सुख सुविधाओं से भरपूर था ये बंगला। देवनारायण जी भी हाल में ही व्हील चेयर पर बैठे हुए थे और उनके पास में श्लोक खड़ा हुआ था। नीचे आकर हीर ने सबसे पहले देवनारायण जी के पैर छुए और उसके बाद सुमन के पैर छुए। उसके बाद सुमन ने श्लोक और हीर को घर के मंदिर में ले जाकर पूजा करवाई। फिर दोनों को मंदिर के आगे बैठाकर नौकरों को कुछ इशारा किया तो दो नौकर एक बड़ा सा थाल लेकर आए जिसमें दूध भरा हुआ था और उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल रखी थी। ये थाल उन्होंने हीर और श्लोक के सामने रख दिया और फिर सुमन बोली, इस थाल में मैं एक अंगूठी डालूंगी और तुम दोनों को उसे ढूंढना होगा। 3 बार में जो ज़्यादा बार अंगूठी ढूंढ लेगा ये गेम वही जीतेगा। और कहा जाता है कि जिंदगी भर फिर उसी की चलती है। तो शुरू करें? श्लोक और हीर ने हामी भरी तो सुमन ने अंगूठी को दूध के थाल में घुमाकर डाल दी। इसके बाद दोनों को अंगूठी ढूंढने को कहा तो दोनों ने अपने हाथ थाल में डाल दिए और लगे अंगूठी ढूंढने। दोनों के हाथ बीच बीच में एक दूसरे से टकरा जाते, जिसे दोनों ही झट से हटा लेते। कुछ देर की मेहनत के बाद हीर ने अंगूठी ढूंढ ली। इसके बाद दूसरे राउंड में श्लोक ने अंगूठी ढूंढी। अब फाइनल राउंड होना था और जैसे ही सुमन ने अंगूठी डाली, श्लोक और हीर ने तुरंत अंगूठी ढूंढना शुरू कर दिया। हीर के हाथ में अंगूठी आ गई, लेकिन तभी श्लोक ने उसके हाथ को पकड़ लिया। हीर ने नजरें उठाकर श्लोक की ओर देखा तो श्लोक उसे ही देख रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे कहना चाहता हो कि अब देखता हूँ तुम कैसे जीतती हो। हीर अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, जिसके लिए वो जोर भी लगा रही थी, लेकिन श्लोक ने अपनी पकड़ बिल्कुल ढीली नहीं की और उसने अपनी उंगलियां हीर की हथेली पर और कस दी। हीर की आंखों से आंसू आने लगे, साथ ही दूध का रंग लाल होने लगा, क्योंकि जहाँ श्लोक ने अपने हाथ की पकड़ मजबूत की थी, हीर के हाथ में उसी हिस्से पर पिछली रात हॉस्पिटल में कांच का टुकड़ा आकर लग गया था और अब वो घाव फिर से खुल गया था। अयान की नज़र जब दूध पर गई तो वो बोला, मॉम, ये दूध का कलर रेड कैसे हो गया? यह सुनते ही सबने दूध की थाल में देखा तो दूध की थाल में लाल रंग था। अब श्लोक ने हीर की ओर देखा तो उसकी आंसू देखते ही उसने तुरंत ही हीर का हाथ छोड़ दिया और अपना हाथ थाल से बाहर निकाल लिया। और अब हीर ने आहिस्ता से अपना हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ से खून की धार निकलकर बह रही थी। तो सब लोग घबरा गए। अयान ने जल्दी से मेडिकल किट मंगवाया और देवनारायण जी के लिए जो मेडिकल टीम आई थी उनमें से एक डॉक्टर ने आकर हीर के हाथ पर पट्टी की और उसके बाद सब लोग हीर से पूछने लगे कि अचानक से हाथ में से खून कैसे आ गया। वो कल रात को गिलास टूटकर
उसका कांच हाथ में चुभ गया था और शायद दूध में जब हाथ डाला तो घाव खुल गया होगा इसलिए। मैं ठीक हूँ अभी। हीर ने असली बात छुपा ली थी, जबकि श्लोक अच्छी तरह से जानता था कि हीर को कल रात में उसकी वजह से चोट लगी थी और अभी भी उसके जोर लगाने की वजह से ही हीर के हाथ से खून बहा था। श्लोक को खुद पर गुस्सा आया कि क्यों उसने गेम जीतने के लिए ऐसा किया। एक गेम को जीतकर वो क्या साबित करना चाहता था? कि वो हीर से बेस्ट है? नहीं, वो अगर बेस्ट होता तो ये चीज़ें कभी नहीं करता। हीर चाहती तो सबको सच बता सकती थी, लेकिन उसने झूठ बोला। क्यों? उसने अपने मन में सोचा। कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो गया था। अब हीर की पहली रसोई की रस्म थी। आज ही करवाने का तय किया गया तो सुमन अपने साथ हीर को लेकर रसोई में गई। हीर ने इतनी बड़ी रसोई देखी ही नहीं थी कभी। उसने मन में सोचा, जितना मेरा आधा घर था उतनी बड़ी तो इनकी रसोई है। सुमन, हीर बेटा, यहाँ पर तुम कोई भी एक मीठा बना दो और ये किचन स्टाफ है, ये लोग तुम्हारी मदद कर देंगे। हीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और काम में लग गई। उसने सबसे सिंपल आटे का हलवा ही बनाया और सबके लिए बाउल में डाल दिया और जब वो मुड़ने लगी तो उसकी नज़र लाल मिर्च के डब्बे पर गई। उसने स्टाफ को बाहर भेज दिया हलवे के बाउल के साथ और खुद ने एक बाउल अलग रख दिया। उनके जाने के बाद जल्दी से उस बाउल के हलवे में एक चम्मच मिर्ची मिलाकर ऊपर से केसर छिड़ककर जल्दी से बाहर आ गई। सब लोग हीर का ही इंतजार कर रहे थे। जब वो बाहर आई तो उसके हाथ वाले बाउल को देखकर सुमन ने पूछा, यह हलवा किसके लिए है? हीर, वो ये हलवा श्लोक जी के लिए है। मेरे मायके में कहा जाता है कि दुल्हन अपनी पहली रसोई में बना हुआ मीठा अपने पति को अपने हाथों से ही खिलाती है। इससे प्यार बढ़ता है। तो क्या मैं ये खिला सकती हूँ श्लोक जी को? श्लोक हैरान हो गया था कि अचानक से हीर को क्या हो गया है जो वो सबके सामने उसे हलवा खिलाने की बात बोल रही है। देवनारायण जी खुश होते हुए बोले, अरे बेटा, इसमें पूछने जैसा क्या है? हक है तुम्हारा, जो भी चाहे करो। सब लोग हलवा खाने लगे तो वहीं ही श्लोक की ओर बढ़ गई और उसके सामने जाकर एक बड़ा सा चम्मच हलवे का भरकर श्लोक के मुंह में डाल दिया। कुछ ही सेकंड में श्लोक का मुंह जलने लगा, लेकिन वो बोलता भी क्या? अब अगर वो मिर्ची की बात कहता तो सब सवाल करते कि क्या हुआ और उसे हीर ने मिर्ची क्यों खिलाई, जबकि वो खुद अच्छे से समझ गया था कि यह सब हीर ने उससे बदला लेने के लिए किया है। श्लोक को मिर्ची वाला हलवा खिलाकर हीर तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और श्लोक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकता था फिलहाल। उसने मन में सोचा, मैं बेवजह ही इमोशनल हो रहा था इस लड़की के लिए। ये तो एक नंबर की तीखी मिर्ची है। बिल्कुल सही नाम रखा है मैंने इसका। जैसा नाम वैसे ही काम। मुझे मिर्ची खिला दी बदला लेने के लिए। लड़कियां किसी भी हद तक जा सकती हैं, लेकिन मैडम, इस बार तुमने गलत पंगा ले लिया। अगर तुम्हें भी यही मिर्ची वाला हलवा ना खिलाया तो मेरा नाम भी श्लोक नहीं है। हीर ने श्लोक को एक दिलकश स्माइल पास की और जाकर सुमन के पास बैठ गई। अब श्लोक अपनी चेयर से उठकर उसके पास आया और बोला, जान, यह रस्म अभी अधूरी है। तुमने मुझे अपने हाथों से इतना टेस्टी हलवा खिलाया है, तो अब मेरी बारी है। प्यार दोनों तरफ से बढ़ना चाहिए ना। अब हीर डर गई क्योंकि श्लोक ने बाजी पलट दी थी और उसे उसी के जाल में फंसा दिया था। श्लोक ने एक बड़ा सा चम्मच भरकर हीर के मुंह में हलवा डाल दिया। हीर की आंखों में पानी आ गया और सबके सामने बोल वो भी कुछ नहीं सकती थी। उसे श्लोक पर गुस्सा आ रहा था कि यह घमंडी सैगल कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गया है। खैर, सब लोगों ने अपना हलवा ख़त्म किया और देवनारायण जी ने हीर को शगुन के तौर पर एक फ्लैट गिफ्ट किया था, जो कि हीर के लिए बहुत हैरान करने वाली बात थी। उसने श्लोक की ओर देखा क्योंकि उसे यह सब लेने में हिचक हो रही थी। श्लोक ने पलकें झपकाकर सहमति दे दी। सुमन के तो दिल में सांप लौट रहे थे, लेकिन उसने अभी भी अपनी नकली मुस्कान बरकरार रखते हुए हीर को एक डायमंड सेट गिफ्ट किया। ठाकुर की हवेली। सुबह जब सालू की आंख खुली तो उसने देखा छोटा ठाकुर एकदम उसके करीब बैठा हुआ उसे ही देख रहा है। सालू के दिल में घबराहट हो गई और वो थोड़ा सा दूर खिसक गई तो वो बोला, बस आज शाम तक का इंतजार, फिर तय होगी तेरी किस्मत। तुझे आज़ादी मिलती है या कैद? वैसे एक बात बोलूं, अगर तेरा बाप उस हीर को ले भी आया ना, तब भी तुझे मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तू मेरी इन नज़रों को भा गई है और अभी बस अपने बाबा की वजह से चुप हूँ। मैं
लेकिन कुछ घंटों की बात और उसके बाद तू मेरी बाहों में होगी। ठाकुर तो अपनी बात कहकर निकल गया, लेकिन सालू को रोना आ गया। उसकी धड़कनें घबराहट से बढ़ गई थी। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि किसी भी तरह उसे और हीर को ठाकुर के चंगुल से बचा ले। सैगल निवास। कुछ ही देर में जगमोहन जी अपने परिवार के साथ वहां आ गए और सब लोग हीर से मिलकर बहुत खुश हुए। सब लोग हॉल में बैठकर बातें करने लगे थे। हीर उन लोगों के लिए हलवा लेकर आई और जब वो बैठने लगी तो उसने देखा एक जगह श्लोक के पास खाली थी और दूसरी अयान के पास। तो वो अयान के साथ जाकर बैठ गई, क्योंकि अभी उसका श्लोक से उलझने का कोई मूड नहीं था। अचानक से जगमोहन जी ने हीर से पूछा, हीर बेटा, तुम्हारे साथ पार्क में तुम्हारी बहन भी तो आया करती थी, कल वो नहीं दिखी तुम्हारे साथ। अब हीर को सालू का ख्याल आया। उसने मन में सोचा, न जाने चाचा चाची ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया होगा। वो ठीक तो होगी ना? अयान धीरे से उसके कान में बोला, हाँ भाभी, मैं तो खुद पूछने वाला था कि हर समय आपके सर पर सवार रहने वाली आपकी वो नकचड़ी बहन कहाँ थी कल। हीर ने उसे घूर कर देखा तो अयान ने उसे आंख मार दी। सामने बैठा हुआ श्लोक उनकी ये इशारेबाजी कब से देख रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। अब सुमन के भी मन में सवाल पैदा हो गया, तो उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए हीर से पूछा, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? कल इतना बड़ा दिन था तुम्हारे लिए, तो कोई क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? श्लोक को यही उम्मीद थी कि सुमन ने अभी तक कोई सवाल क्यों नहीं किया था। वो तो हीर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए अब कोई कहानी भी नहीं बना सकता था। उसे अब अफसोस हो रहा था कि कल की रात हीर से बहस करने के बजाय उसे हीर का बैकग्राउंड जान लेना चाहिए था। अब तो वो हीर से ही कोई उम्मीद कर सकता था कि वो कोई समझदारी वाला लॉजिकल जवाब दे दे। दूसरी तरफ राघव सुबह सुबह ही अपने घर पहुंच गया था और इस वक्त घर के बाहर ही खड़ा था। वो अपने माँ पापा को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें भी कॉल नहीं किया था और दरवाजे की घंटी बजा दी। 2-3 बार डोरबेल बजने के बाद राघव की माँ ने दरवाज़ा खोला और अचानक से राघव को घर के बाहर देखकर उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। एक चिंता और डर का भाव आ गया था उनके चेहरे पर, जिसे राघव ने भी भांप लिया था। क्या हुआ माँ, आप मुझे देखकर शौक में क्यों हैं? राघव ने सवाल किया। नहीं तो मैं क्यों शौक होंगी बेटा, मैं तो सरप्राइज हो गई। तुम तो 10 दिन बाद आने वाले थे ना, तो आज ही कैसे? राघव की माँ ने पसीना पोंछते हुए कहा। सारे सवाल जवाब दरवाजे पर ही करेंगी क्या? मुझे अंदर तो आने दीजिए। राघव बोलते हुए घर में घुस गया और अंदर जाकर वो खुद शौक हो गया। सुमन ने हीर से उसके परिवार के बारे में पूछा था कि वो लोग हीर की शादी में शामिल क्यों नहीं हुए, तो हीर ने एक गहरी सांस भरी और बोली, मेरे परिवार में मेरे चाचा चाची हैं और उनकी एक बेटी है। चाचा और चाची जी को कल जब अचानक से हमारी शादी के बारे में पता चला तो उन्हें यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि अब तक मैंने और श्लोक जी ने अपने रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था और अचानक से ही शादी की बात हुई तो चाचा जी नाराज हो गए। वो प्रॉपर तरीके से मेरी शादी करना चाहते थे और श्लोक जी ने अपनी मजबूरी पहले ही बता दी थी। हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, तो मुझे अकेले ही आना पड़ा शादी के लिए और इस बात से नाराज़ होकर चाचा चाची ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और मेरी बहन भी मजबूरी में आ नहीं पाई। हीर ने अपनी तरफ से बातों को जोड़कर एक कच्ची पक्की सी कहानी सबको सुना दी थी, जिस पर शायद सब लोग यकीन भी कर चुके थे, जबकि श्लोक हैरान था कि हीर ने कितने अच्छे तरीके से बात को संभाल लिया है। इधर हीर मन ही मन घबरा गई थी कि न जाने उसके इस झूठ पर किसी को यकीन होगा कि नहीं, और अगर कभी सच सबके सामने आ गया तो फिर वो क्या जवाब देगी सबको। उसने श्लोक की ओर देखा, जिसने पलकें झपकाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। दूसरी तरफ राघव जब अपने घर में पहुंचा तो उसने देखा सामने उसके पापा बैठे हुए हैं, जिनके चेहरे पर जगह जगह मारपीट के निशान हैं और हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह गया था। वो जल्दी से अपने पापा के पास गया और बोला, बाबा, ये सब आपको इतनी चोट कैसे लगी? शीला, राघव की माँ ने राघव के पापा के बोलने से पहले ही जवाब दिया, वो बेटा, तेरे बाबा का कल रात एक्सीडेंट हो गया था। कोई बाइक वाला टक्कर मार गया था। बड़ी चोट आई है इन्हें। तू बोल रहा था ना कि मैं शौक में क्यों थी तुझे देखकर। मैं बस इसलिए परेशान थी
कि तुझे अपने बाबा का हाल देखकर दुख होगा। कौन था वो बाइक वाला? ऐसे कैसे मार गया टक्कर? आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट कराई या नहीं? राघव ने गुस्से में कहा। पुलिस का नाम सुनकर राघव के माँ बाबा के चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ गए। राघव के बाबा बोले, पुलिस कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने मुझे गिराया था हॉस्पिटल भी वही लेकर गया था और उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी थी। अगर वो मौके से भाग जाता तो ना जाने मेरा क्या होता। इसलिए बात अब ख़त्म हो चुकी है। शीला, राघव बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। और अब तो तुम भी आ गए हो हमारे पास। जाओ जाकर नहा लो, थक गए होगे सफ़र से। मैं तब तक चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए, फिर आराम से बातें करेंगे। जाओ। राघव अपना सामान लेकर अपने रूम में चला गया। जब वो नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया तब शीला जल्दी से अपने पति के पास आई और बोली, थैंक यू मेरे झूठ में मेरा साथ देने के लिए। लेकिन तुमने राघव से झूठ क्यों कहा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, जबकि सच तो यह है कि मुझे उन गुंडों ने मारा था जो कल रात को उस लड़की को ढूंढने आए थे। राघव के बाबा ने अपनी पत्नी से पूछा। देखिए, कल रात को जो भी हुआ हम वो बात राघव को कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो फिर बदला लेने के लिए उन गुंडों के पीछे जाएगा या फिर पुलिस के पास। मैं कल उनकी गुंडागर्दी देख चुकी हूँ और अपने इकलौते बेटे को नहीं खोना चाहती हूँ, इसलिए मैंने झूठ कहा। न जाने कहाँ से आई थी वो मनहूस लड़की जो आपके साथ देखिए क्या क्या हुआ है। अगर उस लड़की की बात में ज़रा सी भी सच्चाई है कि वो और राघव एक दूसरे को चाहते हैं, तो भी मैं नहीं चाहती कि उस लड़की का साया भी मेरे बेटे पर पड़े। शीला ने अपनी बात रखते हुए कहा और इस बार उनकी बात से राघव के बाबा भी सहमत थे। हॉस्पिटल। नीरज अपने आदमियों के साथ हॉस्पिटल के सीसीटीवी रूम में बैठा हुआ था और उसके सामने कल रात की रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिसमें अलग अलग कैमरों में हीर की फुटेज दिखाई दे रही थी। नीरज बड़े गौर से वो फुटेज देख रहा था, जिसमें हीर एक कमरे में जाकर छुप गई थी और उसके कुछ ही सेकंड बाद एक लड़का जो कि श्लोक था उस कमरे में जाता है और कुछ देर बाद दोनों कमरे से बाहर निकलकर एक दूसरे कमरे में जाते हैं, जिसके बाहर बॉडीगार्ड खड़े हुए थे और वहीं पर नीरज के आदमी आकर कुछ बात करके निकल जाते हैं। कुछ देर की नॉर्मल फुटेज के बाद हीर अलग कपड़ों में अपना चेहरा ढककर श्लोक के पीछे पीछे हॉस्पिटल से निकलकर गाड़ी में बैठ गई। ये सब देखने के बाद नीरज अपनी कुर्सी से उठा और खींचकर एक चांटा अपने उस आदमी को लगाया जो कल रात हॉस्पिटल में हीर को ढूंढने आए थे और श्लोक के कमरे के बाहर से ही वापस चले गए थे। नीरज गुस्से से बोला, वो लड़की यहीं थी, तुम्हारी नाक के नीचे से वो लड़का उसे अपने साथ ले गया और तुम लोगों को पता ही नहीं चला। क्यों नहीं चेक किया उस कमरे में जहाँ वो लड़का हीर को लेकर गया था? वो बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया था हमें और बोले कि इस कमरे में कोई वीआईपी पेशेंट है तो कोई बाहर का आदमी अंदर नहीं जा सकता है, इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए। वो सच में कोई बड़ा आदमी ही है जिसके साथ हीर गई थी, वो आदमी बोला। नीरज अब वहाँ से रिसेप्शन की ओर आ गया और जाकर पूछा, वो रूम नंबर 431 में जो पेशेंट थे वो कहाँ गए? मैं उनका रिश्तेदार हूँ, मिलने के लिए आया था नासिक से, लेकिन रूम में अभी तो कोई और है। अभी तो उस रूम में दूसरा पेशेंट आ गया है सर। देवनारायण जी को तो कल ही डिस्चार्ज मिल गया है, रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। देवनारायण सिंधे जी ही थे ना? नीरज ने जानकारी लेने के लिए झूठ बोला। देवनारायण सहगल, वो सहगल डायमंड के मालिक। कल उनके पोते की शादी हुई है हमारे हॉस्पिटल में। देवनारायण सिंधे नाम का कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में नहीं आया है कल, लड़की बोली। नीरज उसे सॉरी बोलकर अब वहाँ से बाहर आ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। ही तो राघव नाम के लड़के से प्यार करती थी, तो फिर वो इस लड़के के साथ क्यों है? नीरज तो राघव के बारे में जानता था, इसलिए तो उसने सबसे पहले अपने गुंडे राघव के घर भेजे थे। जब हॉस्पिटल में भी हीर नहीं मिली तो नीरज ने अपने आदमियों को दोबारा राघव के घर भेजा और उसके बाबा को खूब मारा ताकि वो हीर के बारे में बता सके। लेकिन वो लोग तो हीर के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे और आज पहली बार ही उससे मिले थे, इसलिए उनको कुछ नहीं पता था। सैगल डायमंड वालों का हीर से क्या कनेक्शन हो सकता है, पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो काफ़ी नामी गिरामी लोग हैं। क्या कहा था उस रिसेप्शनिस्ट ने कि कल देवनारायण सैगल के पोते की शादी हुई है?
कहीं हीर से तो नहीं? नीरज ने अपने आप से कहा। क्या करेगा अब नीरज हीर को वापस लाने के लिए? और क्या होगा राघव का जब उसे पता चलेगा श्लोक और हीर की शादी का सच? जानने के लिए पढ़ते रहें नेक्स्ट पार्ट।